हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर अब वहीं पे रोक देंगे। उसके बाद चैप्टर 1 से स्टार्ट होकर के जब हम इंटीग्रेशन तक पहुंचेंगे तब उसके आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ था, उसकी एक्सरसाइज हो गई थी। आज फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो ज़रा फंक्शन के बारे में देखिए। अगर हमारे पास दो इस प्रकार से, एक सपोज हमारे पास कोई बकेट हो, उस बकेट में हमारे पास अलग अलग फ्रूट रखे हों और दूसरी जगह पे हमें एक गिलास हो जिसमें इकट्ठे करने हैं। तो अगर हम जो है बीच में हमने एक जूसर मशीन बना रखी है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पर से, यहाँ एक मैंगो है और इस मैंगो को हम इस जूसर मशीन में डालते हैं तो दूसरे वाली जगह पर हमें मैंगो का जूस मिलेगा। ऐसे ही अगर हम ऑरेंज डालते हैं इसमें तो हमें जो है ऑरेंज का जूस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कि हम इसमें कोई रॉक्स डाल दें, कोई मार्बल का टुकड़ा डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो ये मशीन यहाँ पर फेल हो जाएगी, यहाँ पर तो देगी नहीं रिजल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे समझिए कि ये जो चीज़ है ये एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है दी गई चीज़ को जूस के रूप में चेंज करने का। तो ये हमारा एक ऑपरेटर है। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम, ऑपरेटर का अपना एक फंक्शन होता है, जिस तरह से वो कार्य करता है इसी वजह से इसे एफ से इंडिकेट करते हैं और हम इसे फंक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से रिलेशन में हम पाते थे कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन होता था, जैसे कि एक कोई रिलेशन दे दिया जाए कि आपका y एक वैल्यू है और जो दूसरे वाले के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है कि एक्स स्क्वायर के जैसा दिया गया है। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम डालते थे तो y की वैल्यू हमें 2 अगर प्लेस किया तो हमें 4 मिल जाता था। x अगर 3 डालते थे तो y हमें 9 मिल जाएगा। यानी रिलेशन किस प्रकार से था कि पहले सेट के एलिमेंट हमारे 2 हैं, 3 हैं, तो दूसरे वाले सेट में हमें रिलेशन मिल जाते थे 4 या 9। तो ऐसे ही हमारा फंक्शन भी एक रिलेशन होता है जो कि फंक्शन की कुछ क्वालिटियों को छोड़ करके बाकी सभी क्वालिटियों के साथ में एक स्पेशल क्वालिटी रखता है। तो फंक्शन भी हमारा एक रिलेशन है जो एक स्पेशल क्वालिटी को रखता है। अब इस चीज़ में जो हमारा ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को हम एफ से इंडिकेट करते हैं और जो हमारा वैल्यू जो हम प्लेस कर रहे होते हैं उसे हम एक्स से इंडिकेट करें तो पहला वाला जो हमारा वैल्यू, पहला वाला जो भी आपका सेट होगा, इस सेट के सभी एलिमेंट हमारे x1, x2 और उसके बाद x3 एज इट इज आपके सारी वैल्यू होंगी। दूसरे वाले सेट को हम y से इंडिकेट करते हैं। इसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम y1, y2, y3 एज इट इज लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसका जो तरीका है वो f डिफाइन कर रहा है कि रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। तो इसी वजह से इसे जो है हम fx भी लिखते हैं। अगर x1 पुट किया तो fx1, तो इस चीज़ को जो y है ये हमारा fx होता है। यानी कि दिए गए फंक्शन में x की वैल्यू रखने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, तो कई बार इस सेट में आप y1 या y2 लिखा हुआ पाएंगे या फिर हम जो है इसमें fx1 या fx2, fx3 इस प्रकार से वैल्यूएं लिखेंगे। तो ये जो fx1, fx2, fx3 हैं वो हैं क्या, इन एलिमेंट का f प्रोसेस के दौरान, यानी ये जो तरीका है f फंक्शन ये किस प्रकार से रिजल्ट देगा उससे मिलने वाला रिजल्ट हमारा fx1 है। जैसे मैंगो है तो ये मैंगो का जूस हुआ, ऑरेंज है तो ये ऑरेंज का जूस हुआ। तो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। दूसरी वैल्यूएं नहीं डाल सकते हैं कि हम इसमें ईंट पत्थर डाल दें और नया रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए वो डिफाइन है सिर्फ वही चीज़ लिखा जाएगा। तो फंक्शन आपको हमेशा डिफाइन मिलेगा। जैसे FR2R, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वैल्यू है ये रियल नंबर का है, रिजल्ट है, और रियल नंबर के एलिमेंट डाले जाने हैं और इसमें हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रियल नंबर का। कई बार आपको ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है, FR2N हो सकता है या FN2R हो सकता है। तो जो आपका इधर F के साथ लिखा गया होता है वो सारी वैल्यूएं हमारी इसके लिए होती हैं।
और जो इधर लिखा गया है वो आपका सारी वैल्यूएं इधर की। तो रिलेशन में भी हम इस प्रकार से देखे थे, जहां हम इस प्रकार से लिखते थे RA to B, यहाँ पहले वाले सेट का रिलेशन दूसरे वाले सेट B से रिलेट होता था। इसे कई बार हम जो है ARB भी लिखते थे। यहाँ A आपका एलिमेंट सेट A का होता था और B वाला एलिमेंट सेट B का होता था। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब स्पेशल क्यों है उसकी वजह जान लीजिए। पहले रिलेशन में क्या होता था, जरूरी नहीं होता था कि हमारा जो कोडोमेन वाला है उसके सभी एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ रिलेट करें। जब हम रिलेशन में सेट बनाते थे तो वहाँ पर हमारे लिए होता था कि सपोज ये 1 2 3 4 5 है और यहाँ से ये सब रिलेट हो रहे हैं। सपोज ये 1 हमारा A के साथ, 2 हमारा यहाँ B है, C है, और इस प्रकार से यहाँ हमारा E हो गया, F है, G है। तो ये आपका इससे रिलेटेड हो गया, 5G से रिलेटेड हो। अब आपका F खाली रह गया। तो F का खाली रह जाना जो है, यानी दूसरे वाले सेट में किसी एलिमेंट का बचा रह जाना, ठीक है, या पहले वाले सेट में हम कुछ और डिजिट ले लें, सपोज हमारा 8 ले लिया, 9 ले लिया। अब यहाँ पर अगर हमारे पास सेकंड वाला सेट यानी जिसकी जो रिलेशन दे रहा है उसमें कोई एलिमेंट अगर बाकी रह जाता है पहले वाले सेट में, तो अब इसे समझें कि हमारा डोमेन वाले सेट में एलिमेंट का बचा रह जाना या कोडोमेन वाले सेट में एलिमेंट का बचा रह जाना रिलेशन में तो वैलिड होता है लेकिन फंक्शन में वैलिड नहीं होता है। फंक्शन की डेफिनीशन ये कहती है कि सेट ए के यानी पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपका डोमेन का 8 और 9 की एक इमेज हमें दूसरे वाले सेट में मिलनी ज़रूरी होती है। एफ यहाँ पे जैसे डोमेन में हमारा कोई एलिमेंट बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोडोमेन में कोई एलिमेंट बाकी रह जाए कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन डोमेन के सभी एलिमेंट की हमें एक इमेज मिलनी चाहिए। अगर दो आपके, अब इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं वो शर्तें आपका लिखा हुआ है। तो आपको जो है सबसे पहला काम जो है वो आपका डेफिनीशन लिखनी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सब अपनी बुक से डेफिनीशन लिख लेंगे। उसके बाद एक कंडीशन जो आपकी है यानी शर्त क्या होनी चाहिए, उस शर्त को आपका नीचे लिखा हुआ है। क्या शर्त होनी चाहिए, बोथ सेट ए एंड बी शुड बी नॉन इम्पटी, यानी दोनों के दोनों सेट हमारे नॉन इम्पटी होने चाहिए। पहली बात तो नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए, यानी रिक्त समुच्चय पर ये आपका फंक्शन अप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज़, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज इन बी, और दूसरा चीज़ बात यह है कि पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट की इमेज हमें दूसरे वाले सेट में मिलनी ज़रूरी है। अगर सेट में उस एलिमेंट की इमेज नहीं है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। रिलेशन तो कह सकते हैं कि पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट से रिलेटेड है, बट पहले दोनों को फंक्शन नहीं कह सकते हैं तब तक जब तक कि पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट की इमेज दूसरे वाले सेट में हमें ना मिल जाए। दूसरी चीज़, तीसरा जो शर्त इसकी है वो थर्ड वाली आपकी कंडीशन है कि पहले सेकंड वाली कंडीशन थी यूनिक इमेज होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन इसके लिए ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए हैव मोर देन वन इमेज। इस वाले सेट का दूसरे वाले सेट में, मतलब मोर इमेज जो आपका है मोर देन वन इमेज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले वाले सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं होनी चाहिए। अब जरा इस बात को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। जैसे दो सेट ले लेते हैं, यहाँ हम चाइल्ड लिख लें और यहाँ फादर लिख लिए, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं सपोज कि ए सेट, और इसको दिखा दिया हमने
अब यहाँ पर दो बच्चे, सपोज कि हम ले लें कि कोई नाम तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ ले लिया RMNP, ये दो बच्चे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने बच्चे ले लिए और यहाँ हमने ले लिया कि TQ और T से इंडिकेट, ठीक है। चलिए यहाँ से कोई भी नाम आपका, सपोज यहाँ ले लिया HIJK। अब आप इनमें से कोई नाम समझ सकते हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए कि सपोज ये R आपका राजू है, रमेश है, कोई भी नाम है, इसके पिताजी जो है ये हैं, ठीक है। उसके बाद M का मतलब इसमें जो R है इसके पिताजी हैं H नाम वाले, ठीक है। M वाले के पिताजी जो हैं वो J, और N और P इन दोनों के पिताजी का नाम आपका K है, ठीक है। पहली कंडीशन ये कह रही थी कि नॉन एम्प्टी सेट है, देखो दोनों में आपका सेट है, यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब इनकी इमेज यूनिक है। राम के पिता H ही होंगे, ठीक है। मोहन के पिता जगदीश, या जो भी आप समझ लें, N और P के नाम वाले ये होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है मोर देन वन इमेज। अब मोर देन वन इमेज का मतलब ये है कि राम है तो राम के दो इमेजें मिलने का मतलब हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो है राम का जो रिलेशन है वो H और I दोनों से कर दें। अब क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे के दो पिताजी होंगे, ठीक है। तो किसी बच्चे के दो पिताजी तो नहीं हो सकते, दो बच्चों के एक ही पिताजी हो सकते हैं, ये कंडीशन चलेगी। यानी दो बच्चे हैं उनके सेम पिताजी हैं, वो चलेगा, पर ये चीज़ नहीं चलेगी कि एक बच्चे के दो पिताजी, ठीक है। तो इसका यही आपका तीसरी कंडीशन है कि किसी भी एलिमेंट की मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए N की भी एक ही इमेज है K, P की एक इमेज है K, और M की एक इमेज है J, R की एक इमेज H। R को हम I से अगर रिलेटेड हो जा रहा है, रिलेशन में तो चलता है, क्योंकि वहाँ देखिए A क्रॉस D जब हम आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा रहे थे तो सभी एलिमेंट का सभी के साथ रिलेशन, यानी R का रिलेशन H से होता, R I से रिलेट होता, R J से रिलेट होता, R K से भी रिलेशन निकल के आता। तो रिलेशन निकल आ सकता है लेकिन फंक्शन आपका नहीं बनेगा। फंक्शन के लिए कंडीशन आपकी ये तीन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये फंक्शन होगा। तो आप लोगों को दो काम हमने बताए, एक डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद कंडीशन लिख लेनी है, और कंडीशन के जस्ट नीचे आपका रिमार्क करके लिखा हुआ है। इन बातों को भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है। यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क में दिया है एवरी फंक्शन शुड बी अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये आपका पहली बात ये हो गई लिखनी है, दूसरी ये कंडीशन वाली बात लिखनी है, तीसरी जो रिमार्क वाली बात लिखी हुई है, ये रिमार्क वाले पॉइंट भी आपको लिख लेने हैं। जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। अ रिलेशन विल बी ए फंक्शन ओनली व्हेन फॉर ईच x बिलोंग्स टू A देयर करस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन B। तो दूसरे वाले सेट में एक और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ये आपका ज़रूरी है। तो ये सारे रिमार्क आप देख लीजिएगा और इन्हें लिख लीजिएगा। अब आपका जो है डोमेन की बात आती है, जैसे आपने उसमें लिखा था डोमेन हो गया, कोडोमेन और फिर रेंज। इनकी डेफिनीशन हम लोगों ने रिलेशन वाले में लिख रखी है, यहाँ भी आप इनकी डेफिनीशन लिख लीजिएगा। डोमेन कौन सा होता है? जो पहला वाला सेट ए होता है, ये आपका पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। इस सेट से इस सेट पर अंडर एफ जो है आपकी इमेज प्राप्त हो रही है, एफ एक फंक्शन है। तो ये वाला जो सेट आपका ए है और ये बी है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट हमारे जो होंगे वो डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। ये सेट हमारा डोमेन कहलाता है, ये सेट हमारा कोडोमेन कहलाता है,
ठीक है। और कोडोमेन के वो एलिमेंट जो fx वाली कंडीशन फॉलो कर रहे होते हैं वो हमारे रेंज कहलाते हैं। यानी जितने एलिमेंट हमारे पहले वाले सेट की इमेज हैं वो सारे एलिमेंट हमारे रेंज में आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको जो है इसमें ये नोट कर लेनी है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। इस टाइप्स ऑफ रिलेशन को आपको ध्यान से समझ लेना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए, पहला फंक्शन आपका 1-1 फंक्शन है, इसे एकाएकी फलन कहते हैं। दूसरा मिनी वन फंक्शन, बहुएक फलन। इसमें टोटल आपको 8 फलन पढ़ने हैं। तो ज़रा इनके एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। और इसमें जो कुछ आपका हिंदी में या इंग्लिश में आपको लिखना होगा बुक से लिख लीजिएगा। अगर नहीं भी लिखते हैं, केवल आप इस ग्राफ को बना लेते हैं तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपको इतना समझ में आ जाएगा। इसलिए जितना लिखा रहे हैं या तो आप केवल इतना लिख लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत का नहीं होगा। आप ज़्यादा इसमें नोट करने पे ना जाएं। पर आज ज़रा समझिए 1-1 फंक्शन को, पहली चीज़ तो एक करेक्ट कर दें 1-1 फंक्शन का। आपकी बुक में लिखा हुआ है 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव, ठीक है, इसी फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं। कुछ एक बुक में लिखा हुआ मिल सकता है इनटू का, क्योंकि फीलिंग और मीनिंग जो इनटू वो आपका है इनटू की, वो इंजेक्टिव वाली फीलिंग है। और इंजेक्ट करने का मतलब होता है उसके अंदर कम्प्लीटली पहुंचना। लेकिन कई बुक्स में आप जो है ये 1-1 को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रूफ करने में आता है वो 1-1 आपका आता है, उसके बाद ऑन टू वाला आता है। फिलहाल 1-1 को समझते हैं। एकाएकी फलन, इसका मतलब है कि पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट की जो इमेज बने, ये पहला वाला सेट ए, ये सेट बी, इसके जितने एलिमेंट हैं सबकी केवल इसमें, एक तो पहली बात फंक्शन होने के लिए आपका इमेज बनना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक एलिमेंट जो है उसकी एक इमेज बनी, सपोज 1 की, ए हमारा इमेज, जो ए से जो इमेज बन रही है ये अंडर एफ आपका फंक्शन है। तो ए हमारा 1 से रिलेटेड हो गया, बी हमारा 3 से रिलेटेड हो गया, और सी हमारा इधर सोचिए 5 से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं हो सकती कि दो एलिमेंटों की इमेज सेम हो। तो दो एलिमेंटों की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक इमेज और फिर अगले एलिमेंट की एक इमेज, यानी इसमें कि अब देखिए कंडीशन चीज़ें समझिए। पहली बात तो ये सही था, पहली बात तो अभी फंक्शन में हमने समझा कि दो एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इमेज आपकी जो है वो आप दो एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है लेकिन दो एलिमेंट की एक ही इमेज नहीं हो सकती है। तो यहाँ से आपका क्या है कि रिजल्ट क्या मिलना है कि अगर x1 और x2, सपोज ये आपका a b c, ये a आपका x1 है, b हमारा x2 है, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है इसका मतलब fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2, पहली चीज़। अब देखिए अगर आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। दो एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनकी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। इसे रिवर्स प्रूफ किया जाएगा। जब भी प्रूफ करने की बात आएगी तो हमारी डेफिनेशन तो कहती है कि अगर एलिमेंट अलग हैं तो उनकी इमेज अलग होगी, लेकिन जब प्रूफ करने की आ जाएगी तो प्रूफ के केस में हम जो है इमेज से स्टार्ट करेंगे, यानी fx1 से स्टार्ट करेंगे कि हम मान लेंगे कि दो इमेजें हमारी सेम हैं। उससे हम x1 और x2 को सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है। ये ज़्यादा आता है इसमें आपका पूछने में। तो ध्यान रखें कि एकाएकी फलन ये कहता है कि अगर एलिमेंट हमारे डिफरेंट हैं तो उनकी इमेज भी हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। मिनी वन फंक्शन ये कहता है, यहाँ से यहाँ आपका फंक्शन f है
ये पहला सेट ए हो गया, ये दूसरा सेट बी है। मेनी वन ये कहता है कि यहाँ से किसी भी एलिमेंट की, यानी दो एलिमेंट हमारे हैं, इन दो एलिमेंटों की एक इमेज हो सकती है। सी वाला हमारा 5 से सपोज रिलेटेड है, यानी ए और बी दोनों हमारे 3 से रिलेटेड हो गए, तो ये हमारा ऐसा फंक्शन होगा जो मेनी वन कहलाएगा, यानी दो एलिमेंटों की इमेज हमें सेम मिल रही होती है, तो मेनी वन होता है। इट मीन्स अगर x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 है, बट fx1 इक्वल्स टू fx2 मिल रहा है, यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट लेने पर भी उनकी इमेज बराबर समान मिल रही है, तो वो हमारा मेनी वन यानी बहु एक फलन कहलाएगा। बहु माने ज़्यादा एलिमेंट क्या एक ही इमेज मिल रही हो, तो वो बहु एक, और एक एलिमेंट की एक इमेज, अलग अलग एलिमेंट की इमेजें अलग अलग मिल रही हैं, तो वो आपका 1-1 या एक फलन। तो आपका देखिए 1-1 और मेनी वन से ज़्यादा इजी समझेंगे। 1-1 एक का एक इमेज, ठीक है। मेनी वन यानी कई सारे लोगों की एक ही इमेज मिल जा रही हो, तो वो मेनी वन आपका फंक्शन कहलाता है। इनके बीच में इसीलिए डैश लगा हुआ रहता है। मेनी वन कई लोगों का एक इमेज, 1-1 यानी एक का एक इमेज, ठीक है। तो ये आपका 1-1 और मेनी वन, तो आप सिर्फ इतना बना लेंगे और याद रखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला जो फंक्शन दिया गया है वो ऑनटू फंक्शन है। इसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं, आच्छादक फलन, ठीक है। अब आच्छादक का मतलब होता है ढक लेना, सर्जेक्टिव ऊपर से पूरा का पूरा ढक ले। तो अब यहाँ देखें कि यहाँ ए बी सी आपके एलिमेंट 3 है, इधर हमने 3 एलिमेंट ले लिए और सबका एक के साथ एक एलिमेंट, तो ये वाला सेट पूरा इस सेट को ढक लेगा, यानी ए वाला सेट बी वाले सेट को कम्प्लीटली ढक लेता है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑनटू फंक्शन कहलाता है। यहाँ अगर हमारा एक और एलिमेंट सपोज हम डी ले लेते हैं और फिर ये डी वाला एलिमेंट भी हमारा जो है सपोज ये भी आपका 5 से रिलेटेड हो जाए, तो एलिमेंट आपका ए में चाहे जितने हों उन सबकी हमारे पास इमेज मिले। यहाँ अगर हमारे पास एक और एलिमेंट ले लें, सपोज ई है, और ई हमारा जो है वो 1 से रिलेटेड हो जाए, तो डोमेन में हमारे जितने एलिमेंट है सबकी एक इमेज बन रही है और ये कम्प्लीटली इसको ढक ले रहा है, तो इसे कहा जाता है हमारा ऑनटू फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है इनटू फंक्शन, हिंदी में इसे अंताक्षेपी कहते हैं। यही आपको चीज़ बता रहे थे कि इंजेक्टिव का मतलब होता है आपका अंताक्षेपी वाली बात आ जाती है। तो 1-1 ऑनटू एक ही आच्छादक की बात होती है। कई बार लोग उसे 1-1 वाले को भी देखिए आपके में इंजेक्टिव ही दिया गया है, तो हम 1-1 वाले को इंजेक्टिव समझ लेते हैं, मानते हैं, जैसा बुक में दिया गया है 1-1 आपका इंजेक्टिव है। पर यहाँ पर इनटू फंक्शन को ही अंतक्षेपी फलन कहते हैं, तो इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि इंग्लिश वाली चीज़ों को ही ध्यान रखिए। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि ए सेट के जितने एलिमेंट हैं सबकी इमेज तो हमें बी में मिलनी चाहिए, पर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। अब जैसे यहाँ देखिए 1, 2 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इस वजह से जो है हमारा ये वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा, यानी ये वाला सेट कम्प्लीटली इसके अंदर आ जाएगा, उसके बावजूद कुछ एलिमेंट बचे रह जाएंगे, तो ऐसा फंक्शन जो हमारा होगा वो इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको फिगर के अकॉर्डिंग ही समझिए। अब यहाँ पर जो आपका है इनटू और इसमें, इन दोनों में एक खास चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखने वाली है। यहाँ देखिए ये वाले सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, तो कोडोमेन जो आपका यहाँ पर है वो कम्प्लीटली रेंज के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ रेंज जो हमारी है वो रेंज हमारी सबसेट ऑफ कोडोमेन है, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट के संख्या बराबर है, और यहाँ पर रेंज की संख्या कोडोमेन की संख्या से कम होती है।
ऑन टू में कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, इनटू में रेंज छोटा होगा, कोडोमेन बड़ा होगा। ये खास पहचान होती है इनको पहचानने के लिए। फिफ्थ टाइप देखते हैं, पांचवा प्रकार है 1-1 इंटू। 1-1 भी हो और इंटू भी हो। 1-1 का मतलब प्रत्येक एलिमेंट के किसी भी जो दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो तो 1-1 है। और इंटू मतलब कोडोमेन में हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आपका A1 से रिलेटेड हो जाए, बी की इमेज 2 हो, सी की इमेज 3 हो, डी की इमेज 4 हो और 5 यहाँ पर हमारा खाली एक रह जाए, तो ये आप देखिए कि 1-1 है, यानी किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। और साथ में कोडोमेन में हमारा जो है एक एलिमेंट बच भी रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ समझनी ये है कि अगर हम fx1 इक्वल्स टू fx2 लेते हैं, इट मीन्स दो समान इमेजें लेते हैं तो उनकी एलिमेंट भी समान आएंगे। अगर अलग अलग इमेजें हैं तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे। पहली बात तो यहाँ से ये आती है, ठीक है, इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, ये 1-1 की बात हो गई। और ऑन-टू का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दूसरी चीज़ दिखानी है कि x1 और x2 अगर हमारे अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2 हो, यानी साथ में हमारा जो है अगर एलिमेंट अलग है तो इमेज भी अलग हो, अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट हमारे सेम आने चाहिए। तो ये 1-1 इंटू फंक्शन हमारे लिए होता है। छठा टाइप है 1-1 हो और साथ में हमारा ऑन-टू हो। तो 1-1 का मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो। ऑन-टू का मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट हमारा ऐसा खाली ना बचे, जैसे 1 का 2 से कर दिया, सी हमारा की इमेज ये है, डी की इमेज 4 है। अब देखिए बी वाले सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट शेष नहीं बच रहा है, तो ये हमारा जो हो गया वो 1-1 एंड ऑन-टू है। अब रिवर्स समझें कि अगर किसी भी केस में इसके किसी एलिमेंट को अगर हम लेते हैं तो उसके लिए एक एलिमेंट इसमें होना ज़रूरी है, तो वो हमारा ऑन-टू होता है। इसमें क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इस सेट को तो बिलोंग करेंगे बट वो ए वाले सेट में से किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, तो वो हमारा इनटू वाले में आता है। और अगर हमारे सभी इमेज के लिए एक एलिमेंट मौजूद है तो वो हमारा ऑन-टू होता है। अब इसमें भी हमारी पहली बात वही रहेगी कि अगर हम fx1 और fx2 बराबर लेते हैं तो इट मीन्स हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 ही आना चाहिए। ये तो हमारे लिए 1-1 की बात हो गई। और ऑन-टू की का मैटर ये है कि fa के जितने भी जो है हमारे जितनी भी इमेजें हैं वो सब की सब कोडोमेन के बराबर होने चाहिए। सेकंड बात ये है, अब यहाँ से हम a ले रहे हैं तो a हमारा b के बराबर होना चाहिए, यानी कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे x और y से इंडिकेट कर रहे होते, अगर हम इसे x लिख रहे होते, इसे y लिख रहे होते, तो हम क्या लिखते, fx इक्वल्स टू y होना चाहिए, यानी जितने भी हैं सब के सब उस एलिमेंट उस सेट में हमारे मौजूद होने चाहिए। 1-1 ऑन-टू फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। जो आपका होता है 1-1 ऑन-टू, सॉरी सर्जेक्टिव कह रहे हैं, इसे बाइजेक्टिव कहते हैं। सर्जेक्टिव तो ऑन-टू फंक्शन को कहते हैं, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव। अब आप देखिए कि इंजेक्टिव आपका 1-1, ऑन-टू सर्जेक्टिव, और जब 1-1 और ऑन-टू दोनों मिल गए तो बाइजेक्टिव हो गया, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो आपका वो बाइजेक्टिव कहलाता है। दो टाइप और बचे हैं आपका, 7th और 7वां है आपका मेनी 1 इंटू और 8वां है मेनी 1 ऑन-टू। मेनी 1 का मतलब किन्हीं दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, जैसे सी और डी की सेम इमेज हमें
3 मिल रही है। तो साथ में अगर बी वाले में हमारे पास एलिमेंट बच रहे हैं तो मेनी वन हुआ, 2 एलिमेंट की सेम इमेज से मेनी वन हुआ, और बी वाले में एलिमेंट बच रहा है इस वजह से इनटू है, और मेनी वन ऑन टू का मतलब बी वाले सेट में कोई एलिमेंट ना बच रहा हो तो वो मेनी वन ऑन टू हो गया। तो इसको एज ए फिगर ही समझ लीजिए, और इस फिगर को अगर आप ध्यान रखते हैं, आपके माइंड में रहता है, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए आप पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।